देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं मुंबई में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ। ये बात तब की है जब 5 साल पहले मैं यूपी में अपने गांव नैनी में गर्मी की छुट्टी में गई हुई थी। कुछ दिन तो एकदम खुशी से बीते। मैं, मेरे दादा दादी और माता पिता और छोटा भाई गांव में खूब मजे कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दादा दादी का घर बहुत ही पुराना खंडर जैसा था। एक दिन जब मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी तो वहां मुझे पुरानी डायरी मिली जिसमें स्टार ऑफ डेविड बना हुआ था, जो कि एक शैतानी सिंबल होता है। उस वक्त मैं सिर्फ 12वीं क्लास में थी, इसलिए मुझे ये सब नहीं मालूम था और मुझे वो एक साधारण सा स्टार ही लग रहा था। मैंने उत्सुकता में डायरी खोली, ये देखने के लिए कि इस डायरी में आखिर है क्या। डायरी खोलते ही मुझे एक नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, जो कि लाल कलर में था। उस पर लिखा हुआ था श्रेया तिवारी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम था, पर मैंने इसे इत्तेफाक समझा। तभी मैंने डायरी के और पन्ने पलटे तो उन सब में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था, श्रेया तिवारी। देखते ही देखते एक बहुत ही अजीब सी चीज होने लगी। अब तक जो लाल अक्षरों में नाम लिखा था वो गाढ़ा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उस लिखे हुए नाम में से खून बहने लगा। उस डायरी से खून टपकता देखकर मैं समझ गई कि ये कोई साधारण डायरी नहीं है, ये एक श्रापित डायरी है। और डायरी को जमीन पर फेंककर मैं जल्दी से भाग गई। पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरा भाई भूतों से बहुत ज़्यादा डरता था और अगर उसे पता चलता कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत ही वो यहाँ से जाने की जिद करने लगता। पर मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था और कुछ दिन मुझे गांव में और बिताने थे और पूरा दिन ऐसे बीत जाता और रात भी जैसे तैसे बीती जाती। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। सुबह मेरी क्लासमेट का फ़ोन आया और वो बताने लगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया तिवारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उसके शरीर पर कुछ घाव थे और मरने से पहले उसकी आंखों से खून भी बहा था। मेरी क्लासमेट ने मुझे बताया कि उसके हाथ पर एक निशान भी था, जैसे किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ा हो, लेकिन वो हाथ किसी भी साधारण इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो हाथ बहुत ही बड़ा था और श्रेया के हाथ पर राख भी लगी हुई थी। उसके पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ था, पर हैरान की बात ये थी कि उसके मम्मी पापा जो कि बगल वाले कमरे में सो रहे थे, उनको एक भी आवाज़ नहीं आई, इसलिए पुलिस का शक उन लोगों पर ही गया। तभी उसने मुझे बताया कि उसकी आंखों से खून कैसे और क्यों निकल रहा था। इस बात को डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है। ये सब बातें सुनकर मैं डर गई और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग आ गए, पर मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसके जितना अच्छा दोस्त मेरा इस दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं था। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सबसे जाने को बोला और कमरा बंद कर लिया। मैं अकेले लेटे लेटे यही सोच रही थी कि मेरी वजह से इस दुनिया में आज मेरी दोस्त नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही डायरी रखी हुई है जिसकी वजह से ये सब हुआ था। इस डायरी के करीब रहना मतलब मौत के करीब रहना है, ये मुझे पता था। और अब ये डायरी मेरा पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने इस डायरी को लिया और ज़ोर से खिड़की से बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद अब डायरी मेरा पीछा नहीं करेगी। लेकिन ये मेरी भूल थी। अभी मैंने इस डायरी को खिड़की से फेंका ही था कि जैसे ही मैं पलटी, मैंने फिर से उसे वहीं पर पाया जहाँ वो पहले थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने फिर पलट कर देखा तो वो डायरी वहाँ पर अब नहीं थी जहाँ मैंने फेंका था। वो डायरी फिर से मेरे बेड पर आ गई थी और अब मैं डरते हुए अपने कमरे में चले गई और अपने माँ बाप को इस बारे में बताया। वो लोग मेरे साथ मेरे कमरे में गए और वो डायरी अब भी वहीं पर पड़ी हुई थी। तभी मैंने उस डायरी पर इशारा करा और बोला कि यही है वो डायरी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से मेरी दोस्त श्रेया त्रिपाठी की जान चली गई। पर हैरान की बात यह है कि मेरे पापा या मम्मी को वहाँ पर कोई डायरी नज़र ही नहीं आ रही थी। वो डायरी सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। उन दोनों को लगा कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत की वजह से शायद मुझे सदमा लगा है, इसलिए मैं बहकी हुई बातें कर रही थी। पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। एक दिन ऐसे ही और बीता। मैं डायरी को देखकर भी अनदेखा कर देती थी और उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। लेकिन एक दिन बाद
जब मैं शीशा देख रही थी कि तभी अचानक से मुझे एक राख में लिपटी हुई भयानक शक्ल की औरत नजर आई, जो मेरे कान के पास आकर बोल रही थी कि डायरी खोलो। जैसे मैंने ये देखा तो मैं जोर से चिल्लाने लगी और तेजी से पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर मैंने शीशे की तरफ देखा तो वो अब भी वहीं थी और बार बार गुस्से में बोल रही थी कि डायरी खोल कर देखो। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और शीशे के सामने से भाग गई। मैं अपने माता पिता के रूम में गई क्योंकि मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई थी, इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी होगी। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग मेरे चिल्लाने पर आए क्यों नहीं? तब उन्होंने बताया कि उन्हें तो कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दी और उन्होंने पूछा कि तुम चिल्लाई क्यों। तब मैंने उन्हें जो मेरे साथ हुआ वो नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं होगा। और फिर मैं कुछ घंटा दादा दादी के कमरे में रही। शाम के वक्त मैं हिम्मत जुटाकर अपने कमरे में गई, ये सोचकर कि जब तक मैं डायरी नहीं खोलूँगी वो भयानक सी आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी मैं कमरे में आई और हिम्मत जुटाकर डायरी खोली, पर इस बार जो नाम लिखा था वो देखकर मेरी रूह कांप गई। पर इस बार उस डायरी में मेरे भाई का नाम ऋतिक शर्मा लिखा था। अब ये देखकर मैं ज़ोर से रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि आखिर मैंने क्यों ये डायरी खोली। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से पिछली बार जैसे श्रेया तिवारी के नाम से खून निकला था, वैसे इस बार ऋतिक शर्मा के नाम से खून निकलने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे और मुझे ये बात का भी एहसास हो रहा था कि अब मेरे भाई की जान जाने वाली है। मैंने ये बात घर में सबको बताई, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था। उन्हें लगता था कि अपनी दोस्त के मरने की वजह से मुझे सदमा लगा है, इसलिए मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। फिर तकरीबन रात के 10 बजे हम सब लोग खाना खाकर लेटने को अपने अपने रूम में चले गए। दादा दादी और मेरे माँ बाप का अलग अलग रूम था, हम बहन भाई का अलग रूम था। हम दोनों अपने रूम में सोने के लिए गए। मेरा भाई ऋतिक मोबाइल चलाने लगा और मैं सोने के लिए मुंह पर चादर रखकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि जितनी देर भी मैं जागती मैं डर से रहती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी सोना था। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैं पूरी तरीके से सो चुकी थी तो मेरे भाई ने मुझे नींद से उठा दिया और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो काफ़ी टेंशन में लग रहा था। तभी मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तब उसने बताया कि वो रील चला रहा था और उसे हर रील में एक सफ़ेद साड़ी पहने एक अजीब सी औरत दिखाई दे रही थी, जिसके चेहरे के आगे के बाल थे। उसने मुझे अपनी रील फीड में दिखाया भी, जिसके देखने के बाद मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये वही औरत थी जो मुझे शीशे में दिखाई दी थी। मैंने अपने भाई से बोला कि मोबाइल बंद करके सो जाओ। तभी अचानक से हमारे रूम के बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिस वजह से मैं और मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डर गए। लेकिन फिर भी ऋतिक ने बाथरूम में जाने का फ़ैसला किया, इसलिए मैं भी उसके साथ बाथरूम में जाने का फ़ैसला करती हूँ। जैसे ही हम लोग बाथरूम में पहुँचे तो हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ टूटी हुई या गिरी हुई दिखाई नहीं दी। हम लोग और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि बिना किसी वजह की ये आवाज़ हमें भला कैसे सुनाई दी। तभी अचानक से रूम से भी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हम लोग तुरंत ही बाहर आए, तब वहाँ कुछ भी नहीं गिरा था। अब ये सब चीज़ देखकर हम लोग समझ चुके थे कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने अपने माता पिता के रूम में जाने का फैसला किया। मगर हम लोग जा ही रहे होते हैं कि हमको कोई शायद टहलता हुआ नज़र आया, जो कि उस बंद गेट के नीचे से नज़र आ रहा था जिधर से हमें जाना था। हम लोग बहुत ही आवाज़ देते हैं कि शायद कोई हमारी आवाज़ सुन ले, मगर मानो जैसे आवाज़ रूम से बाहर जा ही नहीं रही थी। तभी हमने लाख चिल्लाया, मगर कोई भी नज़र ही नहीं आया, न हमारे माँ बाप न दादा दादी। मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और हम दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पर मेरे भाई ने सोचा कि उसे पापा को फ़ोन करना चाहिए। तभी उसने पापा को फ़ोन किया और फ़ोन उठा भी, तो भाई रो रो कर सारी बात बताने लगा। पर अचानक से उस तरफ से किसी औरत की हंसी की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने फ़ोन स्पीकर में डाला हुआ था और मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे बार बार खड़े हो रहे थे। तभी मैंने तुरंत ही फ़ोन काटा और तुरंत ही गेट के आगे एक टेबल लगा दिया, ताकि गेट के नीचे से जो साया हमें दिख रहा था वो अंदर ना आ सके। इसके बाद ऋतिक और मैंने पुलिस को फ़ोन करने का फ़ैसला किया और हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया,
जब हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया तो उधर से किसी लेडीज़ ने फ़ोन उठाया। जब भाई ने उस पुलिस वाले को बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि ऋतिक, तुम एक काम क्यों नहीं करते, गेट खोलकर भागकर अपने माता पिता के रूम में चले जाओ। ऋतिक वैसा ही करने जा रहा था जैसा कि उस लेडीज़ ने बोला था, लेकिन मैंने ऋतिक का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उस लेडीज़ पुलिस से पूछा कि तुम्हें मेरे भाई का नाम कैसे पता, हमने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। तब उस लेडीज़ पुलिस की आवाज़ पूरी एकदम से बदल गई और वो भयानक आवाज़ में बोलने लगी, जैसा कहा है चुपचाप वैसा ही करो। और वो गुस्से में बार बार चिल्लाने लगी, गेट खोलो। ऋतिक बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी मैंने फ़ोन काटने की कोशिश की, मगर फ़ोन कट ही नहीं रहा था और न ही उसकी आवाज़ बंद हो रही थी। वो गेट खोलने को बार बार बोले जा रही थी, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। इस वजह से मैंने फ़ोन पटक दिया ताकि वो भयानक आवाज़ बंद हो जाए। और हमारे फ़ोन पटकने के बाद आखिरकार फ़ोन भी बंद हो गया। लेकिन नई मुसीबत अब चालू हो गई थी। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ तो वैसे वो साया जो हमारे गेट के रूम के बाहर था, वो हमारे गेट खटखटाने लगा और बार बार बोलने लगा कि दरवाज़ा खोलो, आज ऋतिक का मरना तय है। मैं और ऋतिक बहुत ही ज़्यादा डर गए और एक दूसरे से लिपटकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तभी अचानक से मैंने बेड के नीचे देखा तो मुझे वहाँ पर दो चमकती हुई आंखें नजर आई, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और तुरंत ही वहाँ से दूर हट पड़ी। जब मेरा भाई मुझे बेड के नीचे कोई चीज़ देखकर डरा हुआ पाता है और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही वो टॉर्च चलाकर बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर एक काली बिल्ली होती है और उसी की आंखें चमक रही थी। आज से पहले इतनी अजीब बिल्ली हमने कभी नहीं देखी थी, जिसके माथे पर वही स्टार ऑफ डेविड था जो डायरी में भी बना था। बिल्ली हमें देखकर रोने लगी। तभी अचानक से हमारे कमरे की खिड़की तोड़ते हुए एक चमगादड़ आई और मेरे भाई पर अपने पंजों से हमला करने लगी। वो चमगादड़ मेरे भाई पर बार बार उड़कर हमला कर रही थी, मगर हैरान की बात ये थी कि वो मुझ पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रही थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं चुपके से गई और हमारे रूम में रखे हुए एक डंडे को उठा लिया और चमगादड़ के ऊपर बिना कुछ सोचे मैंने हमला कर दिया। और जैसे ही वो चमगादड़ नीचे गिरी तो उस डंडे से मैंने कई बार हमला किया, जिससे वो मर गई। इसके बाद अब तक जो बिल्ली रो रही थी वो उसने भी रोना बंद कर दिया। तभी हमारी नज़र शीशे पर गई और वो बहुत ही तेज़ी से चीखने लगी, जिस वजह से मैं तुरंत ही शीशे की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर वही चुड़ैल नज़र आई जो मुझे इससे पहले शीशे में दिखाई दी थी। और देखते ही देखते वो शीशे से बाहर आ गई, जिसे देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई और रूम के कोने वाले हिस्से में जाकर रोने लगी। पर मेरा भाई मानो वहाँ पर जम सा गया था, वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। अब वो चुड़ैल मेरे भाई की आंखों में देखे जा रही थी और फिर अचानक से मेरे भाई की आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन ऐसा वैसा आंसू नहीं बल्कि खून का आंसू था। वो मेरे भाई की आंखों से खून बह जा रहा था। पर अचानक से वो चुड़ैल मेरे भाई का एक हाथ से गला पकड़कर उसे ज़मीन से उठा देती है, जिसे देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई और अपने भाई को बचाने के लिए एक डंडे से उस चुड़ैल पर हमला कर दी, जिससे उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो मुझ पर हमला करती है, जिससे मैं दीवार से टकरा गई और मेरी नाक से खून आने लगा। फिर कुछ ही सेकंड में मेरा भाई जो वो चुड़ैल के गले दबाने की वजह से तड़प रहा था, वो तड़पना बंद कर देता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि अब वो मर चुका है। फिर वो चुड़ैल वापस से उसी शीशे में घुस गई। वो बिल्ली भी खिड़की के रूम से चली गई। मैं तुरंत ही अपने भाई की लाश के पास गई, जिसके आसपास खून पड़ा हुआ था, और उसका सर अपनी गोदी में रखकर रोने लगी। तभी मेरे भाई की लाश की आंखें खुल गईं और वो अचानक से एक भयानक आवाज़ में बोलने लगा कि तेरी वजह से मैं मरा, अब अगली मौत तेरी होगी। अब ये सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और रूम के गेट पर जो टेबल लगा हुआ था उसे तुरंत ही हटा लिया और अपने माँ पापा के कमरे में भागकर चली गई। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ और जख्मी हालत में पाया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। मैं कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले गई। वहाँ उन्होंने मेरे भाई को ऐसी हालत में मरा हुआ पाया, इसलिए वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे। कुछ देर के बाद जब हम तीनों थोड़े से संभले तब मैंने उन्हें बताया कि क्या क्या हुआ था, और वो जानते थे कि मेरी दोस्त श्रेया तिवारी की भी आंखों से खून निकला था जब वो मरी थी और उसकी भी कुछ ऐसी हालत थी, इसलिए उन्हें अब मेरी बात पर यकीन हो गया था। वो नहीं चाहते थे जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है वैसा मेरे भी साथ हो, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अंतिम संस्कार करके किसी तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया।
भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी कि मुझे फिर से वो डायरी दिखाई दी। पर इस बार वो डायरी पहले से ही खुली थी और इस बार उस पर जो नाम लिखा था वो नाम मेरा था, यानी कि प्रियंका शर्मा, जिस पर से खून टपक रहा था। और मैं समझ गई कि अगला नंबर मेरा ही है। अब मेरे रोंगटे भी खड़े हो चुके थे क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी वक्त मैं मर सकती थी। और मैंने ये बात अपने माँ बाप को भी बताई तो उन्होंने अंतिम संस्कार को और भी जल्दी करने का फैसला किया और तुरंत ही शमशान घाट से निकल गए। मेरे भाई की अंतिम क्रिया होने के बाद हम लोग उस तांत्रिक से मिलने गए। हम लोग कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि अचानक से हमारी गाड़ी से कुछ जोर से टकराया, जिसकी वजह से पापा ने गाड़ी रोक दी और तुरंत ही उतरकर वो देखने के लिए गए। मैं भी उन्हीं के पीछे गई तो मैंने देखा कि गाड़ी से एक काली कलर की बिल्ली टकरा गई थी और उस बिल्ली के माथे पर स्टार ऑफ डेविड बना हुआ था। तभी मैंने अपने पापा को बताया कि ये तो वही बिल्ली है जो उस दिन हमारे कमरे में हमारे साथ थी। पापा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए और तुरंत ही मुझे कार में बैठने के लिए बोला और खुद भी कार में बैठ गए। मेरे कार में बैठते ही पापा कार को बहुत ही तेज़ी से चलाने लगते हैं। इससे पहले मैंने उन्हें इतनी तेज़ कार चलाते हुए नहीं देखा था। फिर हम लोग तकरीबन आधे घंटे में तांत्रिक के पास पहुंच गए। हम लोग जैसे बाबा के पास पहुंचे तो बाबा मुझे ही घूरे जा रहे थे। पापा ने उन्हें बताने के लिए बोलना चाहा तो उन्होंने रोक दिया और बोले कि मुझे मालूम है कि तुमने अपना बेटा खोया है, और मेरी तरफ उंगली का इशारा करके बोला इस श्रापित चीज़ की वजह से, जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो गई कि ये तांत्रिक मुझे क्यों श्रापित चीज़ बोल रहा है। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अब इस लड़की को भी खतरा है। बाबा ने मेरे पिता को बताया कि वो श्रापित डायरी मुझसे जुड़ चुकी है और वो श्रापित डायरी सदियों पुरानी थी। पहले वो किसी इंसान से जुड़ती है, फिर उसके 2 करीब लोगों को मारती है और आखिर में जब इंसान टूट चुका होता है तो फिर उसे भी मार देती है वो। फिर मेरे पापा ने बाबा से पूछा कि मेरी बेटी को बचाने का कोई तो तरीका होगा, तो उस तांत्रिक ने बताया कि मैं तो क्या, ताकतवर से भी ताकतवर तांत्रिक आपकी बेटी को नहीं बचा सकता। अब ये सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी जब उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि वो श्रापित डायरी आपकी बेटी से जुड़ी है, इसलिए अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो खुद आपकी बेटी है। तभी उन्होंने बताया कि वो डायरी काले जादू में माहिर एक औरत की है, और जब इसके बारे में गांव में जब पता चला कि वो जादू टोना करती है तो गांव वालों ने मिलकर उसे एक जंगल में ले जाकर जिंदा ही जला दिया। और जब से वो हर इंसान से नफरत करती है और हर कुछ समय में वो किसी न किसी इंसान से अपना बदला लेती रहती है। और उस चुड़ैल को हराने का बस ये एक ही हल था कि उस डायरी को उसी जगह पर जलाना था जिस जगह पर चुड़ैल को जलाया गया था। और जहाँ पर उसे जलाया गया था हम लोग तांत्रिक के साथ ही वहीं जाने का फैसला करते हैं। हम लोग कार से निकल पड़े और तकरीबन 1 घंटे बाद एक जंगल में पहुंचे जहाँ पर उसे जलाया गया था। वो पेड़ आज भी काला पड़ा हुआ है जिस पर बांध कर उसे जिंदा जलाया गया था। तांत्रिक उसी पेड़ से थोड़ा दूर बैठे थे और वहाँ पर आग जलाकर कुछ मंत्र बोलने लगे। कुछ मंत्र बोलने के बाद वो मुझे अपने पास इशारे से बुलाए और मेरा एक बाल तोड़कर आग में डाल दिया और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर कुछ देर के बाद आग बुझ गई और आग बुझते ही मुझे जहाँ आग जल रही थी वहाँ पर श्रापित डायरी नजर आने लगी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी उंगली पर अपना नाखून गड़ाकर मेरा थोड़ा सा खून निकालकर उस डायरी में डाल दिया। फिर मुझे एक जली हुई लकड़ी थमा दी और बोला कि उस पेड़ के पास जाकर इस डायरी को जला दो, और मेरे हाथ में वो डायरी दे दी। दोस्तों, मैं इसे जलाने जा ही रही होती हूँ कि अचानक से वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई और मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ती हुई। तभी तांत्रिक बीच में आ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा, मगर उनका मंत्र पूरा होता उससे पहले वो उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है जिससे वो दूर गिर जाता है। फिर वो चुड़ैल मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ दौड़ी। ये सब देखकर तो मेरे माँ बाप मुझे बचाने के लिए उस चुड़ैल पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और मुझे छोड़कर उन दोनों की तरफ हमला करने को दौड़ी। तभी उस चुड़ैल ने मेरे माता पिता पर हमला किया जिससे कि उनके नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गए। और फिर वो चुड़ैल मेरी माँ के सर का बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए एक पत्थर के करीब ले गई और उसी पत्थर में उनको दे मारा, जिससे मेरी माँ भी बेहोश हो गई। अब फिर वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही देर में उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी आंखों में वो देखने लगी, जिससे कि मेरी आंखों में से खून बहने लगा। और वो एक हाथ से मुझे पकड़कर ज़मीन से इस तरीके से उठाई जिस तरीके से मेरे भाई को उठाया था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं भी अपने भाई की तरफ मरने वाली हूँ।
पर अचानक से तांत्रिक चुड़ैल पर पानी जैसा कुछ छिड़क देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो मुझे छोड़कर भाग जाती है। तभी मैं जल्दी से उठी और तुरंत ही अपने आप को संभालकर उस पेड़ की तरफ भागी और उस डायरी को रखकर जलाने वाली थी कि अचानक से वो चुड़ैल फिर से आ गई और मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं घूमकर उस पेड़ से थोड़ा दूर जाकर गिर पड़ी। तभी तांत्रिक फिर से आए और आकर चुड़ैल पर वही पानी फेंक दिया। फिर वो चुड़ैल वहां से दोबारा भाग गई, मगर इस समय तक मेरी आंखों से इतना ज़्यादा खून बहने लगा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर अभी भी वो डायरी जलाने के लिए वो जलती हुई लकड़ी मेरे हाथ में थी, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उस चुड़ैल की आवाज़ फिर से सुनाई दी थी, जिससे मुझे पता चला कि वो मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। इसलिए मैंने बजरंगबली का नाम लिया और लकड़ी को बिना देखे ही सीधा फेंक दिया और किस्मत से वो जलती हुई लकड़ी सीधा डायरी पर गिरी, जिससे वो डायरी जल गई और मेरी आंखों से खून आना भी बंद हो गया। जब मुझे ठीक से दिखना शुरू हुआ तो तांत्रिक ने मुझे बताया कि तुम्हारी डायरी को जलाते हुए चुड़ैल धूल बनकर उड़ गई और अब खतरा टल चुका है। पर मेरे माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। मैंने तुरंत ही तांत्रिक के साथ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और तकरीबन 2 से 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। मगर उस श्रापित डायरी की वजह से जो उन्हें सदमा पहुंचा था वो अभी भी ठीक नहीं है। उन्होंने अपना बेटा खो दिया, मैंने अपना भाई खो दिया और अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को भी। दोस्तों, उस डायरी ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मगर अब वो किसी से कुछ भी नहीं छीन सकती, क्योंकि अब मैं उसे मिटा चुकी हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।